हेलो एवरीवन, आई एम प्रेमानंद तनघाड़ी, ज्योग्राफी डिपार्टमेंट, द ग्रेजुएट स्कूल कॉलेज फॉर वुमेन्स। आज मैं CC 14 से आपका 4th यूनिट शुरू कर रही हूँ, जिसमें आपको दक्षिण अफ्रीका पढ़ना है। दक्षिण अफ्रीका आप लोग के लिए इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, इसलिए आप इसके ध्यान से पढ़िएगा। दक्षिण अफ्रीका अफ्रीका महाद्वीप का विशिष्ट देश है। यह धरती रत्नगर्भा और बहुमूल्य खनिजों का भंडार है। यहाँ की संपदा यहाँ के मूल निवासियों के पास नहीं है, पर इसका अधिकार गोरे लोगों के पास है। तकनीकी विकास की दृष्टि से दक्षिण अफ्रीका मिस्र की भांति विकसित है, फिर भी समृद्धि में स्वर्ण और रत्नों के विशाल उत्पादन के कारण विशेष सौभाग्यशाली रहा है। यहाँ पे 90% संपदा पर यहाँ की मात्र 20% गोरी या श्वेत जनसंख्या का आधिपत्य है तथा 1992 में गोरों की 20% जनसंख्या का ही सत्ता पर एक छत्र अधिकार था। पर 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में या आते आते यहाँ पे दक्षिण अफ्रीका के तीनों देश जैसे उत्तरी रोडेशिया, दक्षिणी रोडेशिया जिसमें जाम्बिया और जिम्बाब्वे आते हैं, और दक्षिणी अफ्रीका में अश्वेतों के बहुमत को गुलाम मानते हुए अल्पमत करने वाले गोरे निवासियों ने अपने स्थायी कब्जा में लेते हुए एक चाल चली थी, जिसके कारण इन्होंने अपने मूल निवासियों को अपनी सत्ता से हटना पड़ा था। यहाँ पे पूर्वी अफ्रीका का यह भाग बहुमूल्य है, जिसमें नामीबिया भी आता है, और यह औद्योगिक संसाधनों में धनी और जलवायु में दक्षिणी यूरोप की भांति रहा है। और यहाँ के मूल निवासियों ने अपने आप को ईश्वर के भरोसे छोड़ दिया, और यहाँ की गोरी जनता जो 20% सिर्फ है, श्वेत जनजाति, वो अपने आप को यहाँ के सर्वेसर्वा मान चुकी है। मगर अब वो स्थिति नहीं रह गया है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय दबाव के कारण उन्हें अब उत्तरी और दक्षिणी अफ्रीका के लोगों को अपना सत्ता मुंह छोड़ना पड़ा है, और यहाँ पे अब पूर्णतः शांति छाई रही है, और यह देश दक्षिण अफ्रीका विकास की ओर अग्रसर हो रहा है। दक्षिण अफ्रीका में भारत एवं निर्गुण देशों जैसे चीन, रूस और अन्य यूरोपीय देशों के संयुक्त राज्य के सम्मिलित प्रयासों से अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक प्रतिबंध के प्रभावी होने से यह देश अपने आप में अब विश्वास के साथ खड़ा हो गया है। और साथ ही यहाँ देखा गया है कि 1960 में प्रतिबंधित अफ्रीकन राष्ट्रीय कांग्रेस, जिसकी स्थापना महात्मा गांधी ने की थी, अंततः 1990 में गोरी सरकार ने मान्यता दी थी, और लोकप्रिय नेता नेल्सन मंडेला को भी स्वतंत्र कर दिया गया है। और साथ ही यहाँ पे रंगभेद नीति को गिराने की कोशिश की गई है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा रंगभेद नीति थी। रंगभेद नीति का अर्थ हो जाता है जिसमें गोरी और काली यानी श्वेत चमड़ा और काली चमड़ा को अलग अलग डिवाइड कर दिया जाता है, और मूल निवासियाँ यहाँ की अश्वेत जातियाँ हैं, इसीलिए यहाँ पे रंगभेद नीति बहुत ज़्यादा थी। अब मूल निवासियों को भी हिस्सेदारी देने की जनादेश बन गया है, और ये जीत भी गई हैं। अब 1994 के मध्य तक दक्षिण अफ्रीका में प्रजातांत्रिक विधियों से चुनाव संपन्न कराए जा रहे हैं, और यहाँ पे बहुमत सत्ता में आ गई है। साथ ही महात्मा गांधी एवं वर्तमान के दक्षिण अफ्रीका के नेल्सन मंडेला ने दोनों ही नहीं अपने समय में यहाँ बहुत अधिक कार्य किए हैं। अब यहाँ सत्ता परिवर्तन अधिक व्यावहारिक और सार्थक हो गया है, और साथ ही इन्हें अफ्रीका के मूल वासियों को यहाँ के अन्य समुदायों के साथ सत्ता बांटकर शांति का लाभ मिल रहा है। दक्षिण अफ्रीका का विस्तार। दक्षिण अफ्रीका गणराज्य का संघ अफ्रीका महाद्वीप के सुदूर दक्षिण में स्थित है। इस देश के चारों ओर कई स्वतंत्र देश एवं समुद्र का विस्तार पाया जाता है। साथ ही यहाँ की गोरी सरकार ने अपने देश में कई जनजातियों को आबादी के नाम पर काले लोगों की अविकसित क्षेत्र बनाकर उन्हें पीछे धकेल रखा है। पर अफ्रीकी सरकार की मान्यता व्यवस्था बड़ी विचित्र है। भीतर ही से बसे एवं घिरे स्वाजीलैंड और सिलोथो कानून स्वतंत्र है, किंतु वास्तविक मजबूरन ये लोग गोरे कठपुतलियों की सरकार के बनी हुई है। साथ ही वर्तमान में दक्षिण अफ्रीका का विस्तार 22 डिग्री 30 मिनट दक्षिण से 35 डिग्री दक्षिणी अक्षांश एवं 16 डिग्री 50 मिनट से 32 डिग्री 20 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य पाया जाता है। इसका विस्तार मोजाम्बिक की सीमा से अर्थात पूरब से दक्षिण पश्चिम दिशा के तट पर तथा उत्तम आशा अंतरिक्ष तक 1800 किलोमीटर एवं 28 डिग्री पूर्वी देशांतर के सहारे उत्तर दक्षिण दिशा में
1080 किलोमीटर है। दक्षिणी अफ्रीकी गणराज्य का क्षेत्रफल 11,27,200 वर्ग किलोमीटर है। और एक बार बोल रहे हैं 11,27,200 किलोमीटर। इसकी 1991 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या थी 332 लाख। इस देश की राजधानी प्रिटोरिया है। उत्तर में नामीबिया, बोत्सवाना एवं जिम्बाब्वे और उत्तर पूर्व में मोजाम्बिक और स्वाज़ीलैंड है। स्वाज़ीलैंड पूर्व का कुछ भाग छोड़कर सभी ओर से दक्षिणी अफ्रीका से घिरा है। दक्षिण अफ्रीका के 3 ओर सागर हैं, पूर्व में एवं दक्षिण में हिंद महासागर तथा पश्चिम में अटलांटिक महासागर का विस्तार पाया जाता है। साथ ही देखा गया है कि यहाँ पे लिसोथो एक गणतंत्र राज्य से घिरा हुआ है, जो एक स्वशासित राज्य भी है। यहाँ ऑरेंज फ्री स्टेट एवं नेटाल प्रांतों के मध्य स्थित है। इसके अतिरिक्त अन्य गणराज्य हैं केप प्रांत, नेटाल, ट्रांसवाल, ऑरेंज फ्री। कुछ जनजाति प्रधान एवं केंद्र सरकार द्वारा स्वशासित घोषित किए गए लघु प्रदेश भी हैं, जिसमें है ट्रांसकोई, बोखो बोत्सवाना, वेंडा और सिस्केई। ये प्रशासनिक और वास्तविक सत्ता यहाँ में मूल वासियों के चारों ओर निकटवर्ती दक्षिणी अफ्रीकी प्रांत के अधिकार में आते हैं। साथ ही अब देखा गया है कि 1993 के अंत तक एक व्यक्ति एक वोट की मान्यता मानते हुए अब यहाँ पर एक पंजीयन करने की प्रथा को समाप्त कर दिया गया है और दक्षिण अफ्रीका स्वतंत्र गणतंत्र बन गया है। अब हम चलते हैं इसके स्थितीय विस्तार पर या रिलीफ फीचर पर। भू आकृति या रिलीफ फीचर। दक्षिण अफ्रीका गणराज्य प्राचीन चट्टानों का बना पठारी भाग है और इसके पूर्वी अपेक्षाकृत पश्चिम भाग से अधिक जटिल रचना वाला, ऊंचा और कगारी ढाल वाला है। इसी कारण पश्चिमी भाग में तट पूर्वी भाग से अपेक्षा बहुत अधिक चौड़ा है। साथ ही इस देश को 3 भागों में हम बांटते हैं। उपभागों में दक्षिण अफ्रीका का मुख्य पठारी भाग, दूसरा है डेकन्सबर्ग पर्वत और तीसरा है तटीय मैदान। पहला पॉइंट पे चलते हैं, पठारी भाग। दक्षिणी अफ्रीका का मुख्य पठारी भाग। यह पठारी भाग अधिकांश गणराज्य से घिरा है। इसका सिर्फ पूरब एवं दक्षिण पूर्वी भाग ऊंचा और पर्वतीय लक्षणों वाला है। साथ ही इसे डेकन्सबर्ग भी कहते हैं। शेष भाग पर ढाल किनारों की ओर है और इसके समुद्र से ऊंचाई इसकी 1200 मीटर है। पश्चिम एवं उत्तर पूर्व में नदियों ने इसे निम्न बना दिया है। यहाँ पे 600 से 750 मीटर ऊंचा है। साथ ही इस पठार का विस्तार नेटाल और लिसोथो व स्वाज़ीलैंड को छोड़कर संपूर्ण दक्षिण अफ्रीका तथा बुसुतोलैंड में है। इन सभी देशों में यह लंबाई 1800 किलोमीटर से चौड़ाई 1450 किलोमीटर है और यहाँ का दक्षिणी भाग जो सर्वोच्च भाग ऊंचा भाग है 1800 मीटर ऊंचा है। साथ ही यहाँ पे कासिमबर्ग एवं पोमसबर्ग के ऊंचे पठारी भाग भी हैं। इस पठार के उत्तर पूर्व में लिम्पोपो नदी बहती है, जो इसे 2 बार इसके विषुवत रेखा को काटती है। केप प्रांत के कुछ पठारी सीढ़ीनुमा पठार की भांति दिखलाई पड़ते हैं, जिसे हम कारू का पठार के नाम से जानते हैं। यहाँ लिटिल कारू एवं ग्रेट कारू 2 भागों में इसे बांटा गया है। लिटिल कारू पठार को 450 से 900 मीटर ऊंचा है और ग्रेट कारू की ऊंचाई 1500 मीटर है। साथ ही देखा गया है कि दक्षिण पूर्वी पर्वतीय भाग से आंतरिक प्रदेश को वेल्ड का पठार भी कहते हैं। यहाँ अत्यधिक अपर्दन एवं अपक्षय के कारण पेनीप्लेन या प्लेटफॉर्म बन गए हैं, जिसका अधिक ऊंचा भाग हाई वेल्ड कहलाता है। साथ ही यहाँ ऑरेंज स्ट्रेट एवं ट्रांसवाल प्रांतों में फैला है, जिसकी ऊंचाई 1200 से 1800 मीटर तक पाई जाती है। दूसरा पॉइंट है ड्रेकन्सबर्ग पर्वत। यह अफ्रीका महाद्वीप में एटलस के पश्चात दूसरी और दक्षिणी अफ्रीका का सबसे ऊंची पर्वतमाला कही जाती है। इसका विस्तार दक्षिण पूर्व तट से लेकर समानांतर उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम दिशा में पाया जाता है। यह पर्वत समुद्र के निकट फैला हुआ है। यह ऊंचे कगार की भांति समुद्र की ओर से दिखलाई देता है। इनकी पहाड़ों की लंबाई 560 और चौड़ाई 120 किलोमीटर है। इस पर्वतीय भाग की ऊंचाई 1800 से 3000 मीटर के मध्य है।
यहाँ की सर्वोच्च चोटी यावाना लोयांसा 3484 मीटर ऊंची है। साथ ही इस चोटी की पर्वतीय भाग में दक्षिण पश्चिम में स्थित है। डेकन्सबर्ग के उत्तरी पूर्वी भाग की सर्वोच्च ऊंची चोटी सोर्सेज है, माउंट सोर्सेज, जिसकी ऊंचाई 3298 मीटर है। साथ ही देखा गया है कि दक्षिण अफ्रीका के दोनों ही धरातल प्रदेश गोंडवाना लैंड के सबसे प्राचीन भागों में से एक है या प्रदेश में से एक हैं। भूवैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा गया है तो ये पूर्व कैम्ब्रियन काल के ही हैं। साथ ही यहाँ पर ज्वालामुखी एवं लावा प्रवाहित चट्टानें, अति प्राचीन अवसादी चट्टानें तथा कायांतरित चट्टानें, जिसमें नीस, शिस्ट, ग्रेनाइट, क्वार्टजाइट, हॉर्नब्लेंड, गैब्रोच, संगमरमर आदि चट्टानें पाई जाती हैं। उत्तर क्रेटेशियस काल में यह संपूर्ण देश पेनीप्लेन की अवस्था में पहुंच गया था, इसलिए यहाँ पर शुष्क प्रदेशों में कठोर इंसेलबर्ग एवं पूर्वी भाग में मोनैडनॉक उच्च या गुंबद स्थल पाए जाते हैं। स्वयं डेकन्सबर्ग पर्वत की ऊंचे पठारी एवं कठोर क्षेत्रों का भी अवशेष देखने को मिलता है। साथ ही यहाँ अल्पाइन कालीन मोड़दार पर्वत नहीं पाए जाते। यहाँ अवशिष्ट उच्च प्रदेश हैं जो कि टर्शरी काल के आरंभ से शुरू होकर स्थानीय रूप से ऊपर उठे हुए हैं। थर्ड पॉइंट है तटीय मैदान। मैदान की चौड़ाई एवं विस्तार को ध्यान में रखते हुए दक्षिणी अफ्रीका के इस तटीय क्षेत्र को पश्चिम और पूर्वी मैदान के रूप में उपभागों में बांटा गया है। दक्षिण अफ्रीका में पश्चिमी तटीय भाग अपेक्षाकृत चौड़ा है और यहाँ ऑरेंज नदी पूर्वी भाग से निकलकर पश्चिम की ओर बहकर केप प्रांत में नामीबिया की सीमा बनाते हुए सागर में गिरती है। साथ ही यहाँ तटीय मैदान की चौड़ाई 50 से 60 किलोमीटर है। यहाँ पे पठारी भाग से नदियाँ निकलकर दक्षिण एवं पश्चिम में बहती है। सागर तट कम कटाफटा या सपाट होने से यहाँ बालू के पुलिन और अन्य रचनाएं देखने को मिलती हैं। साथ ही पूर्वी तटीय मैदान के अधिकांश भाग के तट के निकट डेकन्सबर्ग पर्वत फैला है। यहाँ का तटीय भाग विषम रचना वाला है और कहीं कहीं पर 10 से 15 किलोमीटर तक चौड़ी मैदानी पट्टी की रचना पाई जाती है। साथ ही यहाँ पे उत्तरी पूर्वी सीमा में कुछ अधिक चौड़े हैं और चौड़े तटीय मैदान वास्तव में मोजाम्बिक में भी पाए जाते हैं। डेकन्सबर्ग एवं ग्रेट कारू के कारण सकरा अप तटीय भाग होने के कारण यहाँ की तटीय मैदान उपजाऊ नहीं है और ग्रीष्म काल में यहाँ पर्याप्त वर्षा होती है। प्रवाह प्रणाली या ड्रेनेज पैटर्न। दक्षिणी अफ्रीका गणराज्य का जलवायु अर्धशुष्क व उपाद्र है, अतः यहाँ पर सिर्फ 2 छोटी नदियों के बेसिन पाए जाते हैं। पहला है लिम्पोपो नदी और दूसरा है ऑरेंज नदी। लिम्पोपो नदी यह दक्षिण अफ्रीका की सबसे लंबी नदी है। यह दक्षिणी अफ्रीका के खनन क्षेत्र विटरवॉर रेजलैंड के निकट से पर्वतीय भाग से निकलकर प्रायः उत्तर पूर्व की ओर बहती है। यह काफ़ी दूर तक बोत्सवाना की एवं कुछ दूरी तक जिम्बाब्वे की सीमा भी बहती हुई या मोजाम्बिक के तटीय मैदान में कुछ दूरी तक बहने के बाद जय स्थान पर सागर में प्रवेश करती है। इसकी लंबाई 1610 किलोमीटर है और यह उत्तर पूर्व में इसका मार्ग बृहद वृत्ताकार है और यह निचली घाटी या मैदानी व डेल्टा क्षेत्र मोजाम्बिक में स्थित है। जिम्बाब्वे व बोत्सवाना कृषि विकास के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय जल बंटवारे की समस्या के रूप में इसकी महत्ता को बढ़ा देते हैं। नेक्स्ट था ऑरेंज नदी। ऑरेंज नदी यह छोटी नदी है और इसका प्रवाह लिम्पोपो नदी से ठीक उल्टी दिशा में यानी उत्तर पश्चिम दिशा में होता है। इसका उद्गम स्थान माउंट जेब्रा राष्ट्रीय पार्क के उत्तरी पहाड़ियों से होता है। साथ ही इसकी मुख्य पर्वतीय सहायकों का नाम सेलेडीन और वॉल है और मुख्य ऑरेंज एवं उसकी सहायक अर्धशुष्क पश्चिमी प्रदेश में बहती हैं। इस पर अनेक महत्वपूर्ण बांध और सिंचाई हेतु बनाए गए हैं, जिसमें बेयर डैम, ब्लोहेम हॉप, ड्रॉक्स डैम आदि मुख्य हैं। साथ ही इस नदी की लंबाई 1250 किलोमीटर है और यह उत्तर पश्चिम में यह नदी दक्षिणी अफ्रीका और नामीबिया की सीमा बनाती है। यह आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, आप इस पर ध्यान से पढ़िएगा।